आज की कहानी उन लोगों के लिए एक सबक है जो दूसरों के व्यक्तिगत मामलों में इंटरफेयर करते हैं। भारतीय समाज की एक बहुत ही बुरी बात है, खासकर हमारे बुजुर्गों की पत्नियों की, दूसरों के निजी मामलों में टांग अड़ाना। नई पीढ़ी अक्सर इसकी शिकायत करती है, वे इसका मजाक भी उड़ाते हैं। अक्सर लोग युवाओं से पूछते हैं, शादी कब करोगे, क्यों नहीं कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, किससे कर रहे हो। अगर शादी हो गई है तो फिर सवाल होता है बच्चे क्यों नहीं हो रहे। अगर बेटी हो गई है तो फिर अलग ही कहानी बन जाती है। तो आज की कहानी भी इन्हीं बातों से जुड़ी हुई है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप किसी को बहुत ज़्यादा दुखी कर देते हो तो ऐसे कई क्राइम्स हो जाते हैं। लुधियाना में एक ऐसी ही कहानी आज की है। लुधियाना में एक इलाका है सलेम ताबड़ी। वहाँ 3 बुजुर्ग रहते हैं, 2 पति पत्नी और एक बहुत ही बूढ़ी विधवा। वह 90 साल की है। उनका नाम है बचन कौर। उनका एक बेटा है, उम्र 72 साल, नाम है चमन लाल। चमन लाल की पत्नी 70 साल की है, नाम है सुरिंदर कौर। ये तीनों बुजुर्ग एक ही घर में रहते हैं। चमन लाल के 4 बेटे हैं, वे अलग अलग देशों में रहते हैं। वे अपने माता पिता और दादी की आर्थिक मदद करते हैं। चमन लाल की सलेम ताबड़ी में थोड़ी सी ज़मीन है। उसने बिहार और यूपी से आए मज़दूरों के लिए वहाँ एक जगह बना रखी है। मज़दूर वहीं रहते हैं, किराया देते हैं, कामकाज सही चल रहा है। तीनों बुजुर्ग हैं, उनकी किसी से दुश्मनी नहीं है। ये इलाका बहुत घनी आबादी वाला है, हर कोई एक दूसरे को जानता है। शाम को सभी लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं। ये है उस इलाके की आम जिंदगी। लेकिन ये सामान्य जिंदगी एक दिन पूरी तरह बदल जाती है। तारीख है 7 जुलाई 2023। असल कहानी 6 जुलाई से शुरू होती है। 6 जुलाई 2023 को दूध बेचने वाला इस घर की घंटी बजाता है। वह थोड़ी देर इंतजार करता है, कोई बाहर नहीं आता। वे फिर से घंटी बजाता है, फिर भी कोई बाहर नहीं आता। जब बार बार घंटी बजने की आवाज़ होती है तो सामने वाले घर में से एक औरत बाहर निकलती है। उसे पता चलता है कि दूध बेचने वाला इस घर की घंटी बजाता है, लेकिन सामने कोई नहीं आया। उसे लगता है कि शायद वे कहीं गए होंगे। वे अपना बर्तन लाती है और खुद ही दूध अपने बर्तन में डलवा लेती है। जब वे वापस आती है तो कहती है, मैंने दूध ले लिया है। कुछ घंटे बीतते हैं। एक औरत इस घर में आती है जो सफाई का काम करती है। वे आती है, घंटी बजाती है, कोई बाहर नहीं आता। फिर कोई और घर से बाहर आता है। उसे लगता है कि शायद वे कहीं बाहर गए होंगे, सुबह दूध नहीं लिया। वे कहती है कि शायद किसी धार्मिक जगह चले गए होंगे। तो सामने वाली औरत जिसने पहले अपने बर्तन में उनके लिए दूध डलवाया था, वह बाहर आती है। वे कहती है कि शायद ये लोग धार्मिक जगह चले गए हों, शायद आज घर पर नहीं है। जो औरत काम करने आती है वह भी वापस चली जाती है। 24 घंटे बीत जाते हैं। वही दूध वाला जो 6 जुलाई को सुबह आया था, अब 7 जुलाई हो गई है। वह फिर आता है और घंटी बजाता है। इस बार भी कोई बाहर नहीं आता। वही औरत फिर बाहर निकलती है। वह कहती है कि अब तक कोई नहीं आया। वो फिर दूध वाले से दूध डलवा लेती है। ये बात हमारे भारतीय समाज में आम है। अगर आपके पड़ोस में कोई दरवाजा नहीं खोलता तो उनका कोई पड़ोसी दरवाजा खोलकर बात सुन लेता है या उनका सामान रख लेता है। जब पड़ोसी वापस लौटता है तो उन्हें वो सामान लौटा दिया जाता है। कुछ घंटे और बीतते हैं। जब काम करने वाली औरत आती है, इस बार भी कोई नहीं निकलता तो लोग इकट्ठा होना शुरू होते हैं। लोगों में चिंता बढ़ने लगती है क्योंकि ये तीनों बुजुर्ग कभी भी कहीं नहीं जाते थे। अगर कभी जाते थे तो बता कर जाते थे, चाबी दे जाते थे। लेकिन इस बार 24 घंटे हो चुके थे। वे औरत जिसने 2 बार दूध डलवाया था, वह आसपास के लोगों से पूछने लगती है, क्या उन्होंने आपको कुछ बताया था,
कहाँ गए थे, लेकिन किसी को कोई जानकारी नहीं होती। जब कुछ लोग घर के बाहर बात कर रहे होते हैं तो उनकी नज़र एक अजीब चीज़ पर पड़ती है। वह चीज़ छोटी होती है लेकिन बहुत ज़रूरी होती है। अगर कोई घर से बाहर गया होता है तो दरवाजे पर बाहर से ताला होता है, लेकिन यहाँ पर कोई ताला नहीं था। अब जब बाहर कोई नहीं है और दरवाजे पर ताला भी नहीं है तो लोग दरवाज़ा धक्का देकर खोलने की भी कोशिश करते हैं। वहीं से लोगों को पता चलता है कि ये दरवाज़ा अंदर से बंद है। अब तक लोगों की चिंता और बढ़ चुकी थी। दरवाज़ा अंदर से बंद था, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। अब 24 घंटे से ज़्यादा समय हो चुका था। क्या हो रहा है अंदर? अब जो 2-4 लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे उनके साथ बाकी लोग भी जुड़ जाते हैं। अब सभी चिंता करने लगते हैं। लोग दरवाज़ा पीटना शुरू कर देते हैं। दरवाजे पर लगातार खटखटाहट होती है, अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं होती। 15-20 मिनट बीत जाते हैं। अब लगभग 80 लोग, जो दूध लेने वाली महिला थी और दूसरे लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हो जाते हैं। कुछ लोग किसी तरह से घर के अंदर घुसने में कामयाब हो जाते हैं। जब वे घर के अंदर पहुंचते हैं, उन्हें जो सामने देखने को मिलता है वह किसी सामान्य न्यूज़ चैनल या क्राइम न्यूज़ या फैमिली दृश्य जैसा लगता है, फैमिली ड्रामा जैसा लगता है। जिन 3 लोगों के बारे में बात हो रही थी, जिनके बारे में सबको लगा था कि वे कहीं बाहर गए हैं, वो तीनों कहीं नहीं गए थे, बल्कि वे इस दुनिया को छोड़ चुके थे। दोनों महिलाएं, सुरिंदर कौर और उनकी सास बच्चन कौर, दोनों पलंग पर पड़ी थीं और उनकी हालत गंभीर थी। और 72 वर्षीय चमन लाल उसी कमरे में ज़मीन पर पड़े हुए थे। उनकी भी हालत नाजुक थी। अब जो लोग अंदर गए थे उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया, बाकी लोग भी अंदर आ गए। सबसे पहली चीज़ जो लोगों को नज़र आती है वे ये थी कि तीनों बुजुर्गों के माथे पर किसी डंडे से वार किया गया था, जिसका निशान उनके माथे पर था। जब वे और अंदर आते हैं तो उन्हें अंदर से एक अजीब सी गंध आती है, कुछ ऐसी जैसे गैस सिलेंडर लीक हो रहा हो, लेकिन बहुत तेज और बदबूदार गंध थी। वहाँ पर कुछ माचिस की तीलियाँ भी थीं जो जली हुई हालत में थी। तीनों लोग मर चुके थे। तुरंत पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस पहुंचती है। सबसे पहले उन्हें बताया जाता है कि 3 लोग अंदर मृत अवस्था में मिले हैं। उनके माथे पर डंडे के निशान हैं। जब पुलिस आती है तो सबसे पहले उनकी नज़र जाती है घर में इधर उधर फैले हुए बैग्स, बक्से या थैली। सारा सामान बिखरा हुआ था। सबसे पहले पुलिस को लगता है ये चोर का काम हो सकता है। 3 बुजुर्ग, 4 बेटे जो विदेश में रहते हैं। किसी ने अंदाज़ा लगाया होगा कि घर में ज़रूर पैसा होगा, उन्होंने लेने की कोशिश की होगी, लेकिन तीनों बुजुर्गों की हत्या कर दी। लेकिन जब पुलिस आगे जांच करती है तो उन्हें कुछ बातें साफ नज़र आने लगती हैं। बच्चों से भी बात होती है। पुलिस फ़ोन पर उनसे संपर्क करती है। बच्चे बताते हैं कि एक जगह पर कुछ सामान है जिसमें कुछ सोने के सिक्के या कोई कीमती चीज़ रखी हो सकती है। अब तक किसी ने किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाया था। अब सवाल उठता है, जो लोग चोरी करने आए थे, जब उन्होंने 3 बुजुर्गों की हत्या कर दी तो उनके पास समय तो रहा ही होगा। वो आराम से वो चीज़ें ढूंढ सकते थे जिनके लिए वो आए थे। लेकिन अब पुलिस हैरान है। जब उन्होंने 3 लोगों को मार डाला तो जिस असली चीज़ के लिए वे आए थे, गहने या बड़ी रकम, वो ज़रूर कहीं छुपा कर रखी गई होगी। पर चोरों ने कीमती सामान को ढूंढने की कोशिश तक नहीं की। उन्होंने बस कुछ पुराने कपड़े या बिखरी हुई चीज़ें ही देखी। अब पुलिस की थियोरी धीरे धीरे बदलने लगी। एक और बात, जब लोग अंदर घुसे तो ये साफ हो गया कि घर के अंदर आने का और कोई रास्ता नहीं था। जब पुलिस इस इलाके की जांच करती है तो पता चलता है कि वहाँ की घर की छतें आपस में जुड़ी हुई हैं। एक छत से दूसरी छत पे जाया जा सकता है, लेकिन यहाँ से आए लोग छत से नहीं आए हो सकते क्योंकि छत से आना आसान नहीं था, और अगर कोई छत से आया होगा तो ये बात आसानी से पकड़ में आ जाती। अब पुलिस को सबसे ज़्यादा शक पड़ोसियों पर होता है। अब वे रिश्तेदारों और पड़ोसियों की जांच शुरू करते हैं। पुलिस पड़ोसियों से
पूछताछ करती है, घटनाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करती है, लेकिन पुलिस कुछ चीजें नजरअंदाज भी कर देती है। उन्हें लगता है कि इन बुजुर्गों को मारने की कोई बड़ी वजह नहीं दिखती। इसी बीच एक और नाम सामने आता है, चमन लाल के क्वार्टर में रहने वाला एक मजदूर जो यूपी से आया था। उससे जब पूछा जाता है तो वह यही कहता है, अगर मुझे ही मारना होता तो मैं यहाँ क्यों रहता, मैं तो भाग जाता। पुलिस कुछ समय उसके साथ बिताती है और सवाल करती है। फिर पुलिस को लगता है कि नहीं, ये आदमी नहीं हो सकता। कुछ और लोग थे जो पड़ोस में रहते थे, उनसे भी बातचीत होती है, लेकिन धीरे धीरे पुलिस उन्हें भी शक की लिस्ट से हटा देती है और पुलिस के पास कोई सुराग नहीं बचता। सब कुछ एक डेड एंड पर पहुंच चुका होता है। संभावना है कि कोई बाहर का आदमी आया होगा, शायद छतों से, और तीनों की हत्या कर कर चला गया। ये केवल सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, लेकिन एक सवाल अब भी खड़ा है, इन बुजुर्गों को मारने का मकसद क्या था? अगर चोरी नहीं करनी थी तो मर्डर क्यों किया? उस एरिया के लोग भी बहुत दुखी हैं, हर कोई सदमे में है। अब पुलिस के पास एक ही आखिरी उम्मीद बचती है, सीसीटीवी कैमरा। इस घर के ठीक सामने 2 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। एक कैमरा गली की तरफ है जिसमें आने जाने वाले लोग ही दिखाई देते हैं, लेकिन दूसरा कैमरा सीधा घर के गेट की ओर है। अब पुलिस की आखिरी उम्मीद यही कैमरा है। अगर इसमें कुछ नहीं मिला तो ये मामला सालों तक एक कोल्ड केस बना रह सकता है। अब पुलिस इस सीसीटीवी कैमरे को बहुत ध्यान से देख रही है। 6 जुलाई 2020 को पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की। कुछ लोगों ने बताया कि 6 जुलाई की सुबह बचन कौर एक धार्मिक स्थान पर गई थी। वह स्थान उनके घर के बहुत पास था। वहां वह प्रार्थना कर रही थी और गली के कुछ लोग भी वहां मौजूद थे। इसका मतलब ये तीनों बुजुर्ग 6 जुलाई की सुबह तक जीवित थे। लेकिन जब दूध वाला 6 जुलाई की सुबह आता है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खुलता, जिस वक्त ये हत्या हुई वो यही समय रहा होगा। पुलिस के लिए अब ये जानना आसान है कि हत्या कब हुई, क्योंकि सीसीटीवी वीडियो की घंटों की रिकॉर्डिंग है। अब पुलिस सीसीटीवी वीडियो देखना शुरू करती है। सबसे पहले दूध वाला दिखाई देता है। वे बेल बजाता है, थोड़ी देर इंतजार करता है। सामने वाले दरवाजे से महिला आती है और दूध ले लेती है। कुछ देर बाद घर में काम करने वाली महिला भी आती है और फिर चली जाती है। अब पुलिस को पता चलता है कि इस घर के पास जो दूसरा घर है, वहाँ एक व्यक्ति रहता है, रॉबिन, जो एक ई-रिक्शा चालक है। अब क्या होता है, रॉबिन बाहर आता है, सड़क पर पानी डालता है। अब तक सब कुछ सामान्य है, लेकिन वह उस पानी को इस घर की खिड़की पर डालता है और फिर बहुत ध्यान से खिड़की के अंदर झांकता है। किसी के घर में इस तरह झांकना बहुत अजीब बात होती है। अब पुलिस को रॉबिन पर शक होता है। वो घर के अंदर बार बार क्यों झांक रहा था? 7 जुलाई को वह वही मौजूद था। उसने मीडिया से बात भी नहीं की थी, लेकिन उसके बाद वह गायब हो गया। अब पुलिस का शक और गहरा हो गया। पहला कारण, वे अचानक गायब हो गया, जबकि इससे पहले वह कहीं नहीं जाता था। दूसरा कारण, वे ई-रिक्शा ड्राइवर था, उसका काम नहीं है कि वे रात भर बाहर रहे। तीसरा कारण, उसके घर की दीवार सांझी थी, जहां रॉबिन बिना मेन गेट के इस बुजुर्गों के घर में घुस सकता था। अब पुलिस रॉबिन को ढूंढ निकालती है, उसे गिरफ्तार करती है, उससे पूछताछ शुरू करती है। लेकिन अब एक और बात सामने आती है। रॉबिन और उसकी पत्नी इन तीनों बुजुर्गों के बहुत करीब थे, इतने करीब कि 72 साल का चमन लाल, जो बहुत ज्यादा सिगरेट पीता था, उसका रॉबिन की पत्नी से बेटी पिता जैसा रिश्ता था। रॉबिन की पत्नी चमन लाल को कई बार समझा चुकी थी कि धूम्रपान करना सेहत के लिए ठीक नहीं है। केवल वही लड़की ऐसी बातें कह सकती है जो किसी के बहुत करीब हो। लेकिन पुलिस स्टेशन में क्या होता है? कुछ समय बाद रॉबिन तीनों बुजुर्गों की हत्या स्वीकार कर लेता है। रॉबिन कहता है कि हाँ, ये मैंने किया है। अब लोग चौंक जाते हैं, पड़ोसी भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि दोनों परिवार आपस में बहुत करीब थे।
चमन लाल को लूटा नहीं गया। ये तीनों बुजुर्ग ना तो आपस में झगड़ते थे, ना ही किसी से कोई दुश्मनी थी। अब पुलिस पूछती है तुमने इन्हें क्यों मारा? रॉबिन एक बहुत अजीब सी कहानी सुनाता है। रॉबिन की उम्र 42 साल है। उसकी शादी हो चुकी है, उसकी पत्नी भी है, लेकिन एक समस्या है, उनके कोई संतान नहीं है। अब कहानी वहीं आ जाती है जहां पर मैंने शुरू की थी। सुरिंदर कौर चमन लाल की पत्नी, उम्र 70 साल। उन्हें दूसरों की निजी मामलों में टांग अड़ाने की आदत थी। हालांकि दोनों परिवार आपस में बहुत करीब थे, फिर भी कुछ बातें होती हैं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। लेकिन सुरिंदर कौर न सिर्फ वो बातें छेड़ती थी, बल्कि हद से आगे निकल जाती थी। एक और बात, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब कोई औरत किसी और औरत से बच्चे ना होने की बात करे तो शायद वह सहन कर जाती है। लेकिन जब यही बात किसी पुरुष के बारे में की जाए तो ये उसकी मर्दानगी पर सवाल बन जाता है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। मेडिकल साइंस भी बहुत कुछ कहती है, लेकिन फिर भी हमारे भारतीय समाज में, खासकर पंजाबी समाज में, ये बात एक बड़ा सामाजिक दबाव बन जाती है। रॉबिन के साथ भी यही हुआ। सुरिंदर कौर सिर्फ अकेले में नहीं, बल्कि रॉबिन की पत्नी के सामने भी उसे बार बार ताने मारती थी कि वो किसी डॉक्टर को दिखाए या किसी और से मदद ले। रॉबिन के लिए ये सब बहुत अपमानजनक था। उसे बहुत गुस्सा आता था। ये बात बार बार होती रही। सुरिंदर कौर ने कभी ये नहीं सोचा था कि जिसे वे बार बार अपमानित कर रही है, वे आदमी अंदर से कितना टूट रहा होगा। हर कोई चाहता है कि उसके घर में एक बच्चा हो और वे बच्चा उसकी बीवी से हो, लेकिन जब आप बार बार उसी घाव पर नमक छिड़कते हो तो एक दिन आदमी फट ही जाता है। 6 जुलाई की सुबह जब सब लोग मंदिर में प्रार्थना कर रहे थे, दुनिया चैन की नींद सो रही थी, तभी ये हादसा होता है। सुरिंदर कौर अपनी छत पर जाती है। उनकी सास बचन कौर और पास के मंदिर में प्रार्थना करने गई हुई थी। सुरिंदर कौर छत पर खड़ी होती है, तभी उसने मुर्गियों की आवाज़ सुनी। उसी वक्त रॉबिन अपने घर में था और वह एक कोने में बैठा हुआ था। सुरिंदर कौर ने फिर से उस पर ताना कसा, मुर्गियों की आवाज़ का मजाक उड़ाया और फिर वही बात दोहराई कि उसका कोई बच्चा नहीं है। रॉबिन एक हाथ में मोबाइल पकड़े हुए था, उस पर वीडियो देख रहा था और उसके अंदर का गुस्सा अब बाहर फूट आया। सुरिंदर कौर एक बार फिर रॉबिन को ताना मारती है। वो कहती है कि तुम कब तक इन मुर्गियों का ध्यान रखोगे? अपने बच्चों के बारे में सोचो। अगर कोई सलाह या मदद चाहिए तो ले लो। रॉबिन पहले से ही अंदर से टूटा हुआ था। वे पुलिस को बताता है कि ये वही पल था जब वह और कुछ नहीं सुन सकता था। वे अंदर जाता है और सुरिंदर कौर की छत से उतरने का इंतज़ार करता है। कुछ मिनट बाद सुरिंदर कौर छत से उतरती है। रॉबिन एक हथौड़ा पकड़ता है और अपने कमरे से बाहर निकलता है। वे नीचे पहुंचता है। नीचे सुरिंदर कौर मिलती है। अब पहली बार सबको पता चलता है कि रॉबिन के दिमाग में क्या चल रहा था। कुछ ही पल बाद सुरिंदर कौर की मौत हो जाती है। इसके बाद चमन लाल अभी भी अपने बिस्तर पर सो रहे होते हैं, लेकिन जब उन्हें हलचल की आवाज़ सुनती है, उनकी आंखें खुल जाती हैं और वह उस जगह पहुंच जाते हैं। अब क्योंकि वो अभी अभी उठे होते हैं, उन्हें ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन इसी समय चमन लाल ने रॉबिन को सुरिंदर कौर को मारते हुए देख लिया। अब रॉबिन सोचता है कि उसे जिंदा छोड़ दिया तो वे गवाह बन जाएंगे और रॉबिन पकड़ा जाएगा। रॉबिन कहता है कि मुझे चमन लाल से कोई दुश्मनी नहीं थी, मैं तो सिर्फ सुरिंदर कौर को मारने गया था, लेकिन अब उसे चमन लाल को भी मारना पड़ता है। वह उन पर हमला करता है और उन्हें भी मार देता है। इतने में बचन कौर वहां पहुंच जाती हैं। अब तीसरी हत्या भी हो जाती है, क्योंकि रॉबिन के दिमाग में एक प्लान चलता है, क्योंकि वो सिर्फ एक व्यक्ति को मारने गया था लेकिन 3 लोगों की हत्या कर चुका है। अब वे जानता है कि ये बहुत बड़ा केस बन जाएगा, तो अपने आप को बचाने के लिए वे सब एक डकैती जैसा दिखाना चाहता है। रॉबिन क्या करता है, सुरिंदर कौर और बचन कौर की लाशों को उनके बिस्तर पर रख देता है। चमन लाल की लाश भी उसी कमरे में रख देता है।
इसके बाद वे कमरे की सारी अलमारियां खोल देता है और सारा सामान बिखेर देता है ताकि पुलिस को लगे कि ये एक चोरी का मामला है। लेकिन अभी भी वह डरा हुआ है, उसे डर है कि कोई सबूत ना मिल जाए। तो अब वह क्या करता है, गैस सिलेंडर की पाइप काट देता है जो स्टोव से जुड़ी होती है। अब वहां से धीरे धीरे गैस निकलने लगती है। उसने सोचा कि गैस पूरे घर में फैल जाएगी और वहीं पर माचिस की तीलियां जलाकर छोड़ देता है। उसे लगता है कि गैस फैलते ही माचिस की आग से जोरदार धमाका होगा जिसमें पूरा घर और सभी लाशें जलकर राख हो जाएंगी। इससे कोई सबूत नहीं बचेगा। रॉबिन इंतजार करता है लेकिन कोई धमाका नहीं होता। अब वह वापस जाकर देख भी नहीं सकता कि क्या हुआ। तो अब वह क्या करता है, वह एक बहाना बनाता है कि वह पानी से भरा एक डिब्बा लाता है और पानी छिड़कने का नाटक करता है ताकि खिड़की से अंदर झांक सके और देख सके कि धमाका क्यों नहीं हुआ। यहीं पर रॉबिन गलती कर बैठता है। उसे सीसीटीवी कैमरे में कैद कर लिया जाता है। इसके बाद रॉबिन कहता है कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। वह ये भी कहता है कि जब ये मर्डर न्यूज़, अखबारों, टीवी और यूट्यूब पर चला तो सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया गया उस बात को जो उसने पुलिस से कही थी, ना कि 3 लोगों की हत्या को। रॉबिन पुलिस से कहता है कि मेरी पत्नी का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसे मेरे साथ जेल में रहने दो। पुलिस कहती है कि अगर तुम्हारी पत्नी का इससे कोई लेना देना नहीं है तो तुम उसे जेल में क्यों रखना चाहते हो। रॉबिन जवाब देता है कि वो मेरे बाद अकेली पड़ जाएगी, उसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं होगा, हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे। पुलिस कहती है कि जेल में भेज भी दें तो महिलाएं और पुरुष अलग अलग जेल में रहते हैं। लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद बहुत अजीब चीज़ होती है। 3 बुजुर्गों की हत्या हुई थी। पूरा मोहल्ला और समाज इन बुजुर्गों के साथ होना चाहिए था। लोगों में बहुत गुस्सा और नफरत होनी चाहिए थी। लेकिन जब लोग रॉबिन की कहानी और उसका कारण सुनते हैं तो बहुत से लोग जो सीधे तौर पर नहीं जुड़े थे वो भी रॉबिन और उसकी पत्नी के लिए थोड़ी सहानुभूति महसूस करते हैं। ये एक हाईलाइट बन जाता है। इसके बाद पुलिस भी इंसानियत की मिसाल देती है। पुलिस सभी वर्गों के लोगों को इकट्ठा करती है। बड़े अफसर आते हैं, वो कहते हैं कि भले ही 3 बुजुर्ग मारे गए हों पर इसके पीछे एक वजह थी। दूसरी बात, उसकी पत्नी अब अकेली रहेगी, किसी को उससे नफरत नहीं रखनी चाहिए। फिर पुलिस कहती है किसी को भी इस मामले में और ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। ये एक कहानी है पर इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। लोगों से थोड़ा नज़दीक होना, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी सीमाएं पार कर जाएं। दूसरी बात, किसी को कुछ भी कहने से पहले, कोई भी टिप्पणी करने से पहले हमें सोचना चाहिए कि इसका उस व्यक्ति के दिल और दिमाग पर क्या असर होगा। ये बात हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़ी है। पश्चिमी देशों में लोग किसी की पर्सनल लाइफ में दखल नहीं देते, लेकिन हम भारतीय समाज में ये सीमाएं नहीं समझते। हम किसी को भी कुछ भी कह देते हैं, खासकर बुजुर्ग लोग। किसी के बच्चे को लेकर, चाहे वे किशोर हो या 20 साल का, हम बिना सोचे समझे कुछ भी कह देते हैं। हमें नहीं पता कि हमारी एक बात किसी की आत्मा को, मन को कितना जख्मी कर सकती है। यही थी आज की कहानी। यहीं पर ये ख़त्म होती है। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ।